सो गाइस, वेलकम टू एबी कोचिंग क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस की। किसके? इंटरनेशनल बिजनेस का आज हम लेने वाले हैं 6 लेक्चर। बाकी के जो 5th लेक्चर हैं, आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग ने देखा होगा वो सभी लेक्चर। अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार जाइए और वो लेक्चर देखिए, उसके बाद आके आप ये 6 लेक्चर अटेंड करिए। बिकॉज क्या होता है कि हम एक इंटरलिंक करके पढ़ाई करते हैं, तो उसके अंदर मैंने जो 5 लेक्चर लिए हैं आप लोग के, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है और इंटरनेशनल बिजनेस का आपका आधा सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट 5 लेक्चर में हम आपका पूरा इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास गुड्स है कोई, उसे हम बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो वो हमारा ट्रेड हो गया। बट अगर उसे हम अपने ही कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम हमारे ट्रेड कर रहे हैं तो वो हमारा डोमेस्टिक मार्केट में रह जाता है। बट अगर सेम चीज़, सेम प्रोडक्ट की गुड्स एंड बाइंग हम क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे कंट्री के साथ में कर रहे हैं, फॉरेन में जाके कर रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड मतलब जो आप नॉर्मल ट्रेड करते हो, आपके कंट्री के अंदर ही ट्रेड करते हो, तो वो आ जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो जाता है? आप किसी दूसरी कंट्री के साथ जब ट्रेड करते हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आ जाता है। तो आज उसकी थ्योरी कुछ पढ़ेंगे हम। इसके अंदर हमारे पास 8 थ्योरी दी गई हैं और ये थ्योरी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है क्लासिकल थ्योरी एंड सेकेंड है आपका मॉडर्न थ्योरी। तो पहले स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लासिकल थ्योरी से, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न थ्योरी के बारे में। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट थ्योरी क्या है क्लासिकल थ्योरी के अंदर? सो क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमारा जो फर्स्ट थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म है। क्या है? थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। अब थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म क्या बोलता है? अब आप आ जाइए इंडिया, जब पहले के ज़माने में जब इंडिया को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। तो उस टाइम पे क्या होता था? हमारे देश में जो भी ट्रेड होते थे, ज़्यादा करके गोल्ड सिल्वर इसमें होते थे। तब उस टाइम पे फॉरेन करेंसी जो है उतनी फेमस नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे हम गोल्ड सिल्वर जो है वो ज़्यादा फेमस थे हमारे पास। तो इसके लिए थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म हमारी जो है वो बहुत ही पुरानी थ्योरी है, जिसके अंदर हम क्या मेजर करते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करते हैं हम और इम्पोर्ट को डिक्रीज़ करते हैं। मतलब हमारे कंट्री से बना हुआ जो भी गुड्स है उसे हम ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे एक्सपोर्ट कर पाएँ, और इम्पोर्ट हम किसी बाहर कंट्री से जो है उसके वहाँ के गुड्स को जितना कम से कम हो सके उतना इम्पोर्ट कर पाएँ। किसी भी कंट्री का मेन उद्देश्य जो होता है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट होता है। बट अगर हम ऐसा करेंगे कि सब कंट्रियाँ मिलकर अगर बस एक्सपोर्ट ही करेंगी तो इम्पोर्ट कौन करेगा? अगर इम्पोर्ट होगा ही नहीं तो ट्रेड होगा ही नहीं। तो हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है कि हम अगर कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होती है, बट वो एक लिमिटेड के लिए होती है कि आप एक लिमिट के हिसाब से आप उतना इंपोर्ट करिए, उतना एक्सपोर्ट करिए। तो थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म क्या बोलता है कि आप जो है ज़्यादा करके क्या करिए? एक्सपोर्ट करिए और इंपोर्ट को आप थोड़ा कम करिए। तो ये किसकी बात करता है? थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। और सेकेंड इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो मैंने लिखा है वेल्थ ऑफ द नेशन। मतलब पूरे नेशन को जो रिप्रेजेंट करता है, जो वेल्थ रिप्रेजेंट करता है, वो किस में रिप्रेजेंट होता था? गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब किसी कंट्री के पास कितने गोल्ड बचे हुए हैं, कितने सिल्वर बचे हुए हैं। जैसे आप अभी भी देखेंगे तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वहाँ पे रिजर्व रखे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो हमारे पास है वो किस में होता है? फॉरेन करेंसी में होता है, जो सबसे ज़्यादा अभी इस समय में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर में सबसे ज़्यादा रिजर्व हमारे पास होता है। उसके बाद जो अदर करेंसियाँ हैं उसमें रिजर्व रहता है। उसके बाद आप देखेंगे तो लास्ट में हमारे पास कुछ गोल्ड और सिल्वर भी रिजर्व में रहते हैं। तो यहाँ पे वेल्थ ऑफ द नेशन, जब मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी थी तब हम वेल्थ ऑफ द नेशन किससे मेजर करते थे कि किस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा, जितना ज़्यादा सिल्वर होगा, वो कंट्री का वेल्थ उतना ज़्यादा ही ज़्यादा होगा। और सेकेंड इसमें क्या बोलते थे हम? एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है एंड इंपोर्ट को डिक्रीज़ करना है। तो ये क्या बोलती थी थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म? ये 2 चीज़ें बोलती थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरी हमारी क्या है? थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, इसे दिया किसने था हमें? एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। अब ये आए तो इन्होंने क्या बोला कि आप
जो पहले हमारे थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म में है, जब आप गोल्ड और सिल्वर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं अपने कंट्री के वेल्थ को। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, अब मैं आ चुका हूँ तो मैं आपको कुछ नई थ्योरी बताऊँगा। तो जो पहले आप क्या करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर से आपका वेल्थ देखते थे आप नेशन का, बट आपको ऐसा नहीं करना है। अब हम क्या गोल्ड और सिल्वर से अपना नेशन नहीं देखेंगे। क्या करेंगे, गोल्ड और सिल्वर से अपना नेशन नहीं देखेंगे। अब इन्होंने क्या बोला, किस पे देखेंगे हम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किस पे देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। किसी कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड जो बना हुआ है लिविंग का, वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको थ्योरी में आ गया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो आप याद रखिएगा किसने दिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में दिया हुआ है। और ये थ्योरी किसने दी है आपको, एडम स्मिथ ने दी है। तो थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म आप समझ गए, और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। सो एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ इसमें। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में क्या होगा कि कंट्री ए, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपके पास कंट्री ए है और कंट्री बी है। तो कंट्री ए और बी दोनों कंट्रियां हैं। अब दोनों कंट्रियां में कोई भी प्रोडक्ट जैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो प्रोड्यूस करेंगे तो जिसको जितना कम कॉस्ट आएगा वो प्रोडक्ट को बनाएंगे। जैसे कंपनी ए में अगर कोई प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट कम आ रहा है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो उसको बनाएगी। कंपनी बी में जिस प्रोडक्ट का कॉस्ट कम आ रहा है, कंपनी बी उस प्रोडक्ट को बनाएगी। तो ये किस में आ जाता है, आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में आ जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की। किसकी बात करते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में क्या है हमारे पास कि जैसे प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट आपके पास X है और प्रोडक्ट आपके पास Y है, और यहाँ पे आपके पास कंट्री जो है वो मान लीजिए आप कंट्री प्रोडक्ट X प्रोडक्ट Y। अब यहाँ पे है कंट्री इंडिया और यहाँ पे है कंट्री USA। $20, और यहाँ पे ले लीजिए आपका 30 और 20। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में क्या होता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, इसके अंदर जिसमें ज़्यादा एडवांटेज था जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, हम वो प्रोडक्ट बना रहे थे। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। नाम से ही पता चला कंपैरेटिव, तो कंपेयर करेंगे दो प्रोडक्ट के अंदर कि कौन सी कंट्री ये कौन सा प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा बेनिफिट है उसको। तो उस हिसाब से हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, इंडिया है, इंडिया प्रोडक्ट X को बना रही है 20 रुपये में और प्रोडक्ट Y को बना रही है 15 रुपीज़ में, और USA है, वो प्रोडक्ट X को बना रही है 30 रुपीज़ में और प्रोडक्ट Y को बना रही है 20 रुपीज़ में। तो अब इंडिया जो है आपकी, तो इंडिया को बेनिफिट है, क्या है, इंडिया को बेनिफिट कौन से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट X में या Y में। बेसिकली सी बात है सर, आप बोलोगे प्रोडक्ट X में उसको 20 रुपीज़ मिल रहा है, तो बेनिफिट किस में है, प्रोडक्ट X बनाने में। वैसे ही सेम USA का बेनिफिट किस में है, प्रोडक्ट X बनाने में, बिकॉज यहाँ पे उसे कितना मिल रहा है, 30 रुपीज़ मिल रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट Y बना रहा है तो 20 रुपीज़ ही मिल रहा है। तो इसमें यही होता है कि आप दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, जिस प्रोडक्ट से आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है आप वो प्रोडक्ट बनाते हैं। और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दिया था आपको, डेविड रिकार्डो ने दिया था। किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी लास्ट थ्योरी, जो क्लासिकल की लास्ट थ्योरी है, वो कौन सी है आपकी, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। तो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी जो है आपका हेक्चर ओलिन थ्योरी, इसे दूसरा भी नाम है इसका हेक्चर थ्योरी, और एक नाम है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। इसे किसने दिया था हमें, हेक्चर ओलिन ने। किसने दिया था हमें, हेक्चर ओलिन ने। अब हेक्चर ओलिन साहब जो हैं वो किसकी बात करते हैं, वो दो चीज़ों की बात करते हैं। अभी यहाँ पे दोनों थ्योरी में हमने किसकी बात की थी, प्रोडक्ट की, बट हेक्चर ओलिन थ्योरी में हम किसकी बात करेंगे, लेबर और कैपिटल की। तो लेबर और कैपिटल की बात करेंगे, तो जैसा कि आप लोग को पता है, लेबर और कैपिटल के लिए हमारे पास दो कंट्री का एग्जांपल बहुत ही फेमस है। अगर आप चाइना के कंट्री को लेते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या फेमस मिलेगा आपको, लेबर मिलेंगे सबसे ज़्यादा, और वहीं आप USA की कंट्री लेते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगा। तो अब हेक्चर ओलिन साहब ने क्या बोला कि जहाँ पे जैसे लेबर अगर आपको कम में मिल रहे हैं तो आप
लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट हैं जो बना सकते हैं आप, तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाइए। और कैपिटल इंटेंसिव जो कंट्री है वो कैपिटल जो लगने वाले प्रोडक्ट हैं वो बनाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना है तो उनके पास लेबर ज़्यादा है। इंडिया में भी आप देखेंगे एज़ कंपेयर, तो इंडिया भी समझ लीजिए एक लेबर ही कंट्री है, तो यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा ही उपलब्ध है। तो जो लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं वो हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। वैसे ही सेम वॉइस वर्सा हो जाएगा आपका कैपिटल इंटेंसिव कंट्री के लिए। तो ये आपका किसने बोला, हेक्चर रोलिन जी ने बोला था। तो ये आपकी क्लासिकल थ्योरी है, एक बार देख लीजिए, या एक बार चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ मॉडर्न थ्योरी नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइस, जैसा कि आप लोग ने देख लिया होगा क्लासिकल थ्योरी। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी जिसका नाम है मॉडर्न बेस्ड थ्योरी। अब मॉडर्न बेस्ड थ्योरी में आप लोग के पास 4 टाइप की थ्योरी हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी हमारी कौन सी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कौन सी थ्योरी है फर्स्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम बात करने वाले हैं किसी एक प्रोडक्ट की, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है और जब वो प्रोडक्ट मार्केट से जाता है, तो उसके बीच के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब हम किस में स्टडी करने वाले हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। तो सबसे पहले कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आता है। किस में आता है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे। जब उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, फिर जब सेल जो है आपकी इंक्रीज होती है, तो वो किस पे चला जाता है, ग्रोथ स्टेज पे चला जाता है। ग्रोथ स्टेज पे जाने के बाद वो आ जाता है आपका मैच्योरिटी स्टेज पे। मैच्योरिटी स्टेज पे जब एक बार आ जाता है तो फिर उसको वहाँ पे स्टेबल रखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि वो ग्रोथ से तो आगे आ चुका है। बट अगर वो स्टेबल नहीं रख पाता है मैच्योरिटी स्टेज पे अपना गुड्स को, तो वो किस पे चला जाता है, फिर डिक्लाइन स्टेज पे चला जाता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आपके पास 4 दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन स्टेज है, सेकेंड आपका ग्रोथ स्टेज है, थर्ड आपका जो है मैच्योरिटी स्टेज है, एंड लास्ट आपका डिक्लाइनिंग स्टेज है। बट एक बार डिक्लाइन जब हो जाता है मार्केट में, तो आप वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। बट इसको आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप आपके कंट्री में तो जो सेल करोगे वो डोमेस्टिक मार्केट में आ जाता है। तो आपने डोमेस्टिक मार्केट में किया, आपका प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन हो गया डोमेस्टिक मार्केट से, तो आप इसको आप क्या कर सकते हो, दूसरे कंट्री में सेम मॉडल आपका उठा के वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो जब आप ये सेम प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में स्टार्ट करेंगे तो वो वहाँ पे फिर से स्टार्ट होगा आपका, कहाँ से, इंट्रोडक्शन स्टेज से। तो ये सारी चीज़ें फिर से फॉलो होगी। तो ये क्या है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को किसने दिया था आपका, इसके ऑथर कौन थे, रेमंड। इसके ऑथर कौन थे, रेमंड। और इन्होंने कभी दिया था, 1966 में। कभी दिया था ये कॉन्सेप्ट, 1966 में। उसके बाद आप लोग के पास है सेकंड, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। सेकंड क्या है आपके पास, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। इसको किसने दिया था, स्टीफन बी लेनर ने दिया हुआ था ये मॉडल को। अब ये मॉडल में क्या होता है, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी में क्या होता है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है और नेचुरल गुड्स, 2 गुड्स है। तो ये जो कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी है ये सिर्फ अप्लीकेबल होती है किस पे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे। मतलब जो आप मैन्युफैक्चर गुड्स बना रहे हो उसके ऊपर, कहाँ पे, ये मैन्युफैक्चर गुड्स पे ही सिर्फ अप्लीकेबल होगी और नेचुरल गुड्स पे अप्लीकेबल नहीं होगी। तो जितना दोनों कंट्री का डिमांड सेम होगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितना सेम होगा, उतना ज़्यादा डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसे किसने दिया था हमें, स्टीफन बी लेनर ने दिया था कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी को। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं हमारे थ्योरी ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज की। अब जो थ्योरी ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आपको कहाँ मिलती है, इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे मैंने आपको बताया था ये आप डोमेस्टिक मार्केट पे कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ परेशानी भी आपको आती है या कुछ एडवांटेज भी मिलते हैं। तो यहाँ पे तो हमने परेशानी की बात की थी कि एक स्टेज पे डिक्लाइन हो गया तो हमने फिर से स्टार्ट किया नए कंट्री में। तो यहाँ पे आपको क्या क्या एडवांटेज मिल जाता है जब नई कंट्री में आप करने जाते हो। तो क्या मिलता है, सबसे पहले आपका फैक्टर कंडीशन मिलता है, सेकेंड आपका क्या मिलता है, डिमांड कंडीशन मिलता है। अब फैक्टर कंडीशन में आप लोगों को पता होगा लैंड, लेबर, कैपिटल जो आता है वो सब आपके फैक्टर कंडीशन में आ जाते हैं, जो आपको बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद जो आपका डिमांड कंडीशन होता है, डिमांड कंडीशन में वहाँ की जो डिमांड है गुड्स की वो मिल जाती है। फिर रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, जो अदर जो इंडस्ट्री हैं सिमिलर काम कर रहे हैं आपके इंडस्ट्री से, तो उनके सपोर्ट मिल जाते हैं आपको। और फिर फर्म स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर, जो क्योंकि आप वहाँ पे पहले से फर्म है तो आप उसको देख के अपनी फर्म की स्ट्रेटेजी बनाते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये सब किस में हो जाता है, आपका थ्योरी ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज में हो जाता है। अब ये थ्योरी ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज को हम क्या बोलते हैं पता है, इसको पोर्टर थ्योरी भी बोलते हैं। कौन सा,
पोर्टर थ्योरी। अब ये पोर्टर थ्योरी जो है इसे क्यों बोलते पता है? क्योंकि ये जो थ्योरी है किसने दिया था? माइकल पोर्टर ने दिया हुआ था। वो भी कभी दिया था? 1985 में। माइकल पोर्टर ने हमें दिया हुआ था ये थ्योरी को, और 1985 में दिया हुआ था। तो ये आपका किस में आता है? थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। आप इसको बोल सकते हो आपका डायमंड मॉडल भी बोल सकते हो। ये चारों आपके डायमंड मॉडल के पार्ट है। डायमंड मॉडल भी इसे ही बोलते हैं। उसके बाद आपकी जो लास्ट थ्योरी है वो कौन सी है? ग्लोबल स्ट्रेटेजी राइवलरी थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर हम फोकस करते हैं किसके ऊपर? जो एफर्ट लगाते हैं या आपके गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज में जो हो रहे हैं वो ग्लोबल लेवल पे, मतलब आप क्या कहते हैं, कंपटीशन जब होता है तो ग्लोबल लेवल पे जो आपको एडवांटेज मिलता है वो सब किस में आ जाता है? ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड रिवाइलरी थ्योरी में आ जाता है। मतलब कि आप अपना गुड्स यहाँ पे तो प्रोड्यूस कर रहे हो डोमेस्टिक मार्केट में, प्लस ग्लोबल मार्केट में भी आप कर रहे हो। तो ग्लोबल मार्केट में जब आप जानते हैं तो वहाँ पे जो एडवांटेज आपको मिलते हैं वो इसके अंदर आ जाता है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी रिवाइलरी थ्योरी के अंदर। तो आपको मैंने बताया क्या? क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, ये दोनों थ्योरी मैंने आप लोग को बताया। तो ये दोनों को आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। थैंक यू।